क्या भारत सीक्रेटली रशिया से लिमिटेड नंबर में Su-57 को खरीद चुका है? क्या जापान की तरफ से अभी अपनी सबसे एडवांस फ्रिगेट को भारत को टीओडी के साथ ऑफर किया जा रहा है? और क्या HAL की तरफ से तेजस मार्क 2 को अभी फाइनली लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के लिए तैयार किया जा रहा है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट जापान की तरफ से आने वाले एक बहुत ही बड़े नेवल डिफेंस प्रपोजल की तरफ से है। अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान की तरफ से भारत को अपनी लेटेस्ट मोगामी क्लास फ्रिगेट्स को ऑफर किया जा रहा है, जो कि सिर्फ एक नॉर्मल डिफेंस डील नहीं है, बल्कि यहाँ पर खास बात यह कि जापान से वॉरशिप्स को एक्सपोर्ट करना नहीं चाह रहा है, बल्कि इसका कंप्लीट डिजाइन और को प्रोडक्शन राइट भी भारत के साथ शेयर करने का फैसला किया गया है। मतलब अभी भारत अपने शिपयार्ड्स में एडवांस फ्रिगेट्स को बिल्ड कर सकता है। जापान के लिए भी ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ट्रेडिशनली वो अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने में काफ़ी रेस्ट्रिक्टिव रहते हैं। लेकिन अभी इंडो पैसिफिक में बढ़ती टेंशन और चाइना के एग्रेसिव नेवल एक्सपेंशन की वजह से जापान अपनी ट्रस्टेड पार्टनर के साथ डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ये मोगामी क्लास फ्रिगेट अराउंड 4000 टन के आसपास होते हैं और ये स्पेशली स्टेल्थ डिज़ाइन, हाई ऑटोमेशन और लो क्रू रिक्वायरमेंट के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इसका मतलब है कि कम मैन पावर के साथ भी इनको ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें एंटी शिप मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए लाइट वेट टॉर्पेडो से मॉडर्न वेपन्स को इंटीग्रेट किया गया। अभी इसका मॉड्यूलर डिजाइन भी एक और खास बात है, जिसकी वजह से ये मल्टीपल रोल परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो एस्कॉर्ट मिशन हो, मैरिटाइम सिक्योरिटी हो या हाई एंड कॉम्बैट ऑपरेशन हो, ये सभी तरह के मिशन को कर सकता है। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग $500 मिलियन के आसपास होने वाला है, जो इस कैटेगरी में काफी कॉम्पिटिटिव माना जा रहा है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि भारत के लिए इसका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो देखिए, अभी भारत पहले से ही प्रोजेक्ट 17A जैसे इंडिजिनस प्रोग्राम पर भी काम कर रहा है, लेकिन अगर जापान का डिजाइनर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को मिलता है तो भारत अपनी शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम को एक नए लेवल तक बूस्ट कर सकता है। साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के बढ़ते नेवल प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए भारत को एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर भी मिलने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम से जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी खबर की तरफ से है। अभी फ्रेश रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया की तरफ से बात कंफर्म किया जा रहा है कि मल्टीपल कंट्रीज की तरफ से अभी सुखोई Su-57 के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया है, जिसमें भारत का नाम भी सामने आया है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सोर्सेस से बात इंडिकेट कर रहे हैं कि भारत ने क्वाइटली एक इनिशियल बैच के लिए रशिया के साथ डील को फाइनल कर दिया है। ये डेवलपमेंट अचानक से नहीं आया, क्योंकि जनवरी 2026 तक भारत और रशिया के बीच Su-57 की लाइसेंस प्रोडक्शन को लेकर नेगोशिएशन पहले से एडवांस स्टेज में पहुंच चुके थे, क्योंकि अभी इंडियन एयरफोर्स के लिए 5th जनरेशन फाइटर एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट बन चुका है, क्योंकि दोनों ही तरफ से यानी चाइना और पाकिस्तान की तरफ से अपनी एयर पावर को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। अब अगर अभी इस डील के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर फेज्ड अप्रोच को फॉलो किया जा रहा है। सबसे पहले भारत लिमिटेड नंबर में अभी Su-57 फाइटर को डायरेक्टली रशिया से एक्वायर करने वाला है, जिससे जल्दी से जल्दी 5th जनरेशन कैपेबिलिटी ऑपरेशनल हो जाएगा। उसके बाद जब Su-57 का अपडेटेड वर्जन यानी Su-57M1 एक्सपोर्ट के लिए तैयार होगा, तब भारत इसका लार्ज स्केल लाइसेंस प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकता है, ऐसा रशियन मीडिया की तरफ से क्लेम किया जा रहा है। ये मॉडल बिल्कुल उसी तरह का होने वाला है जैसे भारत ने पहले Su-30MK प्रोग्राम को फॉलो किया था। पहले कुछ एयरक्राफ्ट डायरेक्टली इसमें इंपोर्ट किए गए थे और फिर लोकल प्रोडक्शन और हैवी कस्टमाइजेशन ऐड किया गया था। टेक्निकल लेवल पर देखा जाए तो Su-57 और स्पेशली Su-57M1 काफी एडवांस प्लेटफॉर्म होने वाले। करंट Su-57 स्टेल्थ, सेंसर फ्यूजन और लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट कैपेबिलिटी के मामले में इंडियन एयरफोर्स का सबसे पावरफुल फाइटर बन सकता है, लेकिन जो M1 वेरिएंट होगा उसमें AL-51 सीरीज के इंजन, बेहतर एवियोनिक्स और इंप्रूव स्टेल्थ डिजाइन भी देखने को मिलने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका परफॉर्मेंस कुछ पैरामीटर में F-22 रैप्टर जैसे प्लेटफॉर्म को चैलेंज करने वाला है और चाइना के चेंगडू J-20 जैसे एयरक्राफ्ट के साथ इंडियन एयरफोर्स का जो गैप है उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस करने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट का। अगर ये डील कंफर्म हो जाता है तो इंडियन एयरफोर्स को चाइना के पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के अगेंस्ट में एक स्ट्रॉन्ग काउंटर मिलने वाला है और पाकिस्तान के चेंगडू J-10 या आगे चल के पाकिस्तान खरीदने वाले किसी भी 5th जनरेशन फाइटर के अगेंस्ट में एक क्लियर क्वालिटेटिव एज मिलने वाला है।
सबसे बड़ी खास बात यह कि रशिया की तरफ से रिपोर्टेडली भारत को Su-57 का सोर्स कोड एक्सेस और डीप कस्टमाइजेशन का राइट दिया जाने वाला है, जिस वजह से फ्यूचर में इसकी एक इंडियन स्पेसिफिक वेरिएंट भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन में आने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत के प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी में आने वाला एक बहुत ही बड़े अपग्रेड की तरफ से है। अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जल्दी ही स्मार्ट एंटी-एयरक्राफ्ट वेपन के सैटेलाइट गाइडेड वेरिएंट को क्लियरेंस देने की उम्मीद किया जा रहा है। ये सिस्टम DRDO के रिसर्च सेंटर इमराट यानी RCI की तरफ से डेवलप किया गया और इसका मेन फोकस एनिमी के क्रिटिकल एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हाई प्रिसिशन के साथ टारगेट करने का होने वाला है। इसका मतलब सिंपल भाषा में ये है कि वॉर में या वॉर के टाइम पर एनिमी के रनवे, बंकर्स और शेल्टर्स को डिसेबल करके उनकी एयर ऑपरेशन कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। अब अगर इसकी गाइडेंस सिस्टम को समझने की कोशिश करें तो ये सैटेलाइट गाइडेड स्मार्ट एंटी-एयरक्राफ्ट वेपन स्पेशली ऑल वेदर डे नाइट ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया। इसमें INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के साथ साथ डुअल सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें GPS के साथ साथ भारत का अपना नेविक सिस्टम इंक्लूड रहने वाला है। इस हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम की खास बात यह कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिचुएशन में GPS सिग्नल जैम हो जाता है तब भी ये वेपन एक्यूरेटली स्ट्राइक कर सकता है। अभी इसका सर्कुलर एयर प्रोबेबल यानी एक्यूरेसी 7 मीटर से कम पाया जाता है, जो कि इसको एक ट्रू प्रिसीजन गाइडेड मुनिशन की कैटेगरी में डाल रहा है। परफॉर्मेंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटी के मामले में भी 100 काफी इंप्रेसिव है, क्योंकि इसका रेंज लगभग 100 किलोमीटर के आसपास होने वाला है, लेकिन इसका वेट सिर्फ 125 kg के आसपास है, जिस वजह से तेजस जैसे छोटे एयरक्राफ्ट भी इसके मल्टीपल यूनिट को कैरी कर सकते हैं और एक ही सॉटी में सैचुरेशन अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं। इंटीग्रेशन और फ्यूचर अपग्रेड भी इस प्रोग्राम का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। अभी ये वेपन स्पेककेट जगुआर पर टेस्ट किया जा चुका है और Su-30 MKI एक सॉटी में ऐसे 30 मिसाइल को कैरी कर सकता है। साथ ही इसे HAL तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 पर भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। फ्यूचर में इसका एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इमेजिंग इंफ्रारेड गाइडेड वेरिएंट को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसका सर्कुलर एयर बबल 3 मीटर से भी कम होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत के मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तेजस मार्क 2 प्रोग्राम अपने फाइनल डेवलपमेंट फेज में एंटर कर चुका है। अभी तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और अभी जल्द ही इसका लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल स्टार्ट होने वाले हैं। ये ट्रायल बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि इसमें एयरक्राफ्ट के ग्राउंड हैंडलिंग, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस और डायरेक्शनल स्टेबिलिटी को टेस्ट किया जाने वाला है, जो कि फ्लाइट टेस्ट से पहले काफ़ी ज़रूरी होते हैं। साथ ही अभी तेजस मार्क 2 के लिए फर्स्ट फ्लाइट क्लियरेंस यानी FFC प्रोसेस भी किया जा रहा है, जिसे सेंटर फॉर मिलिट्री एयर ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेशन की तरफ से मॉनिटर किया जा रहा है। तेजस मार्क 2 को स्पेशली इंडियन एयरफोर्स के एजिंग फ्लीट जैसे कि स्पेककेट जगुआर, मिराज 2000 और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया जा रहा है और अभी इंडियन एयरफोर्स ऐसे लगभग 110 से 120 एयरक्राफ्ट को खरीदने वाला है। ये अपडेट डिफेंस सर्कल में काफी वायरल होने वाला है, क्योंकि तेजस मार्क 2 अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन को कई बार मिस कर चुका है, जिस वजह से अभी इसकी पहली फ्लाइट के ऊपर सबका नजर बना हुआ है। इसके बाद भी इसका प्रोडक्शन और फ्यूचर रोड मैप को भी काफी एग्रेसिव रखा गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्लान के मुताबिक 2029 तक तेजस मार्क 2 का लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन स्टार्ट किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले इसके 8 से 12 प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट को ईयरली इंडक्शन के लिए तैयार किया जाएगा, जिन एयरक्राफ्ट को मोस्टली टेस्टिंग और ऑपरेशन इवोल्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये अप्रोच तेजस मार्क 2 की टाइमलाइन को काफी हद तक रिड्यूस करने वाला है, जो कि अभी इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन शॉर्टेज के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। अगला अपडेट एक हाइपोथेटिकल लेकिन बहुत ही रियलिस्टिक फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो की तरफ से है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर 2 का नाम दिया जा रहा है। अगर फ्यूचर में भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन एस्केलेट होते हैं तो यह ऑपरेशन भारत की रिफाइंड नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर डॉक्ट्रिन पर बेस्ड हो सकता है। मतलब लार्ज स्केल ग्राउंड इन्वेंशन के बजाय भारत स्टैंड अप प्रिसिशन स्ट्राइक यूज कर सकता है, जिससे एस्केलेशन न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे रहने वाला है। यह अप्रोच 2025 के पहले फेज के ऑपरेशन सिंदूर के एक्सपीरियंस पर बेस्ड होने वाला है, जिसके बाद मिसाइल प्रोडक्शन और ड्रोन इंटीग्रेशन को काफी एक्सेलरेट किया गया है, जिस वजह से अभी ऑपरेशन को कुछ दिन ही नहीं बल्कि वीक्स तक सस्टेन किए जा सकते हैं। यानी कि जिस तरीके के स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर पाकिस्तान के ऊपर किए गए थे, वैसे हाई वॉल्यूम स्ट्राइक अभी लगातार कई हफ्ते तक किए जा सकते हैं। यहाँ पर लॉन्ग रेंज स्ट्राइक का प्राइमरी रोल ब्रह्मोस मिसाइल प्ले करने वाला है, जिसका अपडेटेड वेरिएंट 450 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज तक स्ट्राइक कर सकता है और इसमें एडवांस एंटी जैमिंग सीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि ड्रोन वॉरफेयर भी इस ऑपरेशन का एक मेजर पार्ट बनने वाला है। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी ड्रोन यूनिट जिसमें नागास्त्र 2 जैसे सिस्टम शामिल हैं,
इनको अभी लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। ये लॉटरिंग मुनिशन 30 से 40 मिनट के आसपास किसी भी एरिया के ऊपर होवर करके एनिमी रडार और एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर सुसाइड अटैक कर सकते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम, स्पेशली HQ-9 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट करना, ताकि उनकी एयर स्पेस में टेम्परेरी गैप क्रिएट हो सके। इसके बाद आता है हाई एंड एयर स्ट्राइक का फेज। जब एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम वीक होने लगेगा तब भारत की तरफ से डसॉल्ट, रफाल या Su-30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट की मदद से सेफ डिस्टेंस से ब्रह्मोस और स्कैल्प जैसे मिसाइल को रिलीज किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान के हाई वैल्यू टारगेट को हिट करेंगे। अगर पाकिस्तान रिटालिएशन करता है तो उसके बाद तुरंत ही सीड ऑपरेशन लॉन्च करके उनकी सभी रडार, एयरबेस और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर अगर कभी लॉन्च किया जाएगा तो इसका इनिशियल स्ट्राइक सिर्फ टेरर रिलेटेड टारगेट तक ही लिमिटेड रहने वाला है। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा डॉक्ट्रिन दिखाता है जहां भारत बिना फुल स्केल वॉर के भी एनिमी पर डिस्प्रोपोर्शनेट डैमेज इंपोज कर सकता है और सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर ही डॉजन्स ऑफ हाई वैल्यू टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।